हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस लेके आ गया हूं 9th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर जो है वर्क एंड एनर्जी। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है और बहुत मजा आएगा गाइस। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। और गाइस ये चैप्टर का है, ये लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 इसके बाद आएगा, तो बने रहना और सपोर्ट दिखाते रहना। गाइस चलो स्टार्ट करते वर्क एंड एनर्जी। बट सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछेंगे भोलू से। भोलू रेडी हो आप? बोलो मान लो मैं किसी भी कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑनर हूँ, मान लो ऐसा प्रे करो कि सच में हो जाओ। तो वहां मैंने आपको एक काम दिया हुआ है। कौन सा काम दिया है पता है? 100 नहीं, आप तो उठा लोगे 100, मुझे पता है आपके पास बहुत बॉडी है। 1000 टन का एक कंटेनर है जिसको आपको ग्राउंड फ्लोर से लेके 3rd फ्लोर पे रख के आना है। तो आपको मैंने सुबह काम दिया और जब मैं शाम को रिटर्न वापस आया ना तो कंटेनर वहीं का वहीं था और आप बेहोश ऐसे पड़े हुए थे गिर के पसीना पसीना, और आपने कंटेनर ऊपर नहीं लेके गए थे। तो बताओ आपको पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए ना सर। क्यों मिलना चाहिए? सर मेहनत ना किया, उठा रहा था, उठाने तो अलग बात है, लेकिन मेहनत तो किया ना सर। वर्क किया आपने? हाँ वर्क किया ना सर, उठाने का काम किया ना। देखो भोलू यही गड़बड़ हो गया, भोलू का गड़बड़ यही हो गया। फिजिक्स ये नहीं कहता, फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स ये कहता है कि अगर आपने कंटेनर को अगर डिस्प्लेस किया होता तो फिजिक्स ये कहता कि आपने वर्क किया है। वहां कंटेनर डिस्प्लेस हुआ नहीं, डिस्प्लेस हुआ। भोलू तो बहुत एनर्जी बहुत दम लगाया पर कंटेनर डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। तो वहां ऑनर बोलेगा भाई इधर वर्क हुआ नहीं हुआ तो पैसा थोड़ी दूंगा, कैसे ऐसे थोड़ी पैसा मिलता है। मेरा काम तूने किया, मेरा काम नहीं किया। क्योंकि जब तक वो कंटेनर डिस्प्लेस नहीं होता, मैंने फोर्स लगाया, पर फोर्स लगाने के बाद अगर वो कंटेनर डिस्प्लेस होता तो कहा जाता वर्क हुआ है। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वहां वर्क नहीं होता। गाइस वर्क एंड एनर्जी ये हमारा टॉपिक है, उसमें का पहला टॉपिक हमारा वर्क। तो चलो गाइस सबसे पहले कुछ एग्जांपल आपके बुक का दिख रहा है। 3 लोग दिख रहे हैं, एक जन पढ़ रहे हैं कि पता कि हमारी तरफ देख रहे हैं, पता नहीं पर पढ़ तो रहे। तो और दूसरा वो तो पता नहीं क्या देख रहा है, डॉगी उसको देख रहा है कि वो डॉगी को देख रहा है पता नहीं, बट दोनों बैठ के एकदम मस्त एक अच्छे से स्टडी कर रही है और एक दूसरा जो टीवी देख रहा है। तो दोनों कंडीशन, और तीसरे कंडीशन है अपने ऊपर वेट रख के वो आगे मूवमेंट कर रहा है, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है। तो मुझे बता तीनों कंडीशन में किस कंडीशन में वर्क हुआ है? अब बोलू आप बता सकते हो किस कंडीशन में वर्क हुआ है? तीसरे वाले कंडीशन में, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, और जिसके अंदर बॉडी डिस्प्लेस होती है उसमें हम बोल सकते हैं वर्क हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन में वर्क नहीं हुआ है। गाइस अब चलते हैं वर्क का डेफिनेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट causes displacement of the object। मतलब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे when we apply a force on any object it displays in the direction of a force। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, when we apply force on any object it displays in the direction of force। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, वहां क्या हुआ है, वहां हुआ है वर्क। इसलिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया उसके साथ क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो गाइस फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है मीटर। इसलिए न्यूटन मीटर, वर्क का एक यूनिट होता है न्यूटन मीटर, पर न्यूटन मीटर को हम शॉर्ट में बोलते हैं जूल। क्योंकि वर्क, अब देखो एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, वर्क का भी यूनिट जूल होता है, क्योंकि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी है तभी वर्क है तभी एनर्जी है। गाइस एनर्जी आपके अंदर होगा तभी वर्क कर पाओगे ना। तो जो वर्क का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर बोलते हैं, और न्यूटन मीटर को शॉर्ट में जूल बोला जाता है। तो कहने का मतलब वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ओके, और एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो गाइस 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 जूल इक्वल टू कितना, तो 1 जूल इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। कभी कभी एग्जाम में गाइस डिफाइन करने के लिए आता है डिफाइन 1 जूल, तो बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको याद है कि जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि वर्क का यूनिट होता है जूल, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो अगर डिफाइन करने के लिए आता है डिफाइन 1 जूल, तो आप क्या बोलोगे 1 जूल ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेस 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हो गया खत्म, एकदम उसी को देख के मैंने बोला 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा,
जब हम क्या लगाएंगे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाएंगे। जैसे ही मैंने 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया तो बॉडी कितना डिस्प्लेस करेगा 1 मीटर। कहां डिस्प्लेस करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आएगा? इस खत्म कहानी। देन सीजीएस यूनिट, वर्क का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है अर्ग, फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है डाइन, एंड डिस्प्लेसमेंट का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है मीटर का नहीं होता, सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर। इसलिए 1 अर्ग इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम में ये डेफिनेशन था डिफाइन 1 अर्ग, तो कैसे डिफाइन करोगे? 1 अर्ग ऑफ वर्क इज डिफाइंड एज 1 डाइन ऑफ फोर्स। 1 डाइन ऑफ फोर्स अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेस 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हो गया खत्म। तो गाइस अगर फिर से वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, वर्क का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो चलते गाइस, कुछ छोटा सा रिलेशन है जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, हम दिमाग में हमेशा रखना। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर। उसी तरह ये रिलेशन आप याद रखो कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। न्यूटन 10⁵ डाइन, और 1 मीटर इक्वल टू आपको पता है 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ना। तो 100 में कितना जीरो होता है? 2 जीरो, इसलिए 10⁻² सेंटीमीटर ऐसा लिखा हुआ है। अब हम इस रिलेशन को एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में क्या आता है पता है? एग्जाम में ये जो फाइनल आपको रिलेशन दिख रहा है, आपको एक बार और मैं दिखाना चाहूंगा पीछे करके। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये रिलेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो कैसे करोगे? अब ऊपर से हम लोग देखते हैं, ऊपर की तरफ से वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? 1 जूल। नीचे की तरफ 1 जूल इक्वल टू फोर्स का क्या होगा? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? 1 मीटर। देन नीचे आते हैं 1 जूल। अब 1 न्यूटन ऊपर हमने लिखा है, कि 1 न्यूटन कितना होता है? 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन। तो फिर से हमने उसके जगह पे लिख दिया 10⁵ डाइन। और 1 मीटर कितना होता है? 10⁻² सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 10⁻² सेंटीमीटर। और 10⁵ इंडाइसिस का रूल है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसलिए 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। और डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ग होता है। डाइन सेंटीमीटर क्या होता है? जैसे 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर की जगह क्या आ गया? अर्ग हो गया। तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया? 10⁻⁷ अर्ग। सो गाइस ये हो गया हमारा रिलेशन। अब देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। क्या बोलते बोलू? बहुत सिंपल है। देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बोलू इसको धक्का मार रहा है, टेबल को धक्का मार रहा है, तो बोलू जिस साइड धक्का मार रहा है उसी साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अब बोलू क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव वर्क। क्या बोलेंगे? मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम डायरेक्शन, द वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। एंड दूसरा, एंड व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट डायरेक्शन, बोलू बेचारा धक्का इधर मार रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, गिर गया इस साइड, तो जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा? 180 का हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इस साइड जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है। तो व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स इस साइड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, दोनों ऐसे करके दिखाई देगा, ऐसे दिखाई, फोर्स इस साइड, डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 का। तो व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। तो वर्क कौन सा होगा? वो नेगेटिव। इसके बाद चलते गाइस, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जीरो वर्क डन। कब जीरो वर्क डन होगा? जब व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। आपको पता है हमारा जो अर्थ है वो अर्थ रोटेशन लेता है, ऑर्बिट में घूमता है, तो वो जो ऑर्बिट में घूमता है ना, वहां जो वर्क होता है जीरो वर्क होता है, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट, वहां जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, देखो कैसे मैं आपको बताऊंगा कि मान लो जो सेंटर है, जो मान लो हमारा सन सेंटर पे, सेंटर से अगर हम एक लाइन क्रिएट करते हैं, एक सेंटर पे हम लाइन क्रिएट करते हैं, तो और जो रोटेशन होता है, रोटेशन ऐसा होता है, तो दोनों के बीच में ये हमारा फोर्स हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ऐसे घूमता है, तो दोनों ऐसा हो गया। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है? परपेंडिकुलर रिलेशन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन कैसा हो रहा है? परपेंडिकुलर। और जब भी ऐसा कंडीशन हो, जब देखो अभी ये दोनों के बीच में कैसा 90 हो जाएगा ना, ये देखो 90, ये देखो, तो जब ये 90 क्रिएट हो गया, ये जब 90 क्रिएट हो गया, तो वहां जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। उस फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है वो वर्क कितना होगा? जीरो। कब? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर होगा, तब उस समय जिस फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो गाइस
यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट वर्क खत्म हो रहा है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एनर्जी, बट गाइस एनर्जी अभी कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना सपोर्ट एंड प्यार पूरा बनाए रखना पड़ेगा। प्यारों से कमेंट कर दो यार, इससे एक एनर्जी आएगी अच्छी खासी। सो गाइस फटाफट वीडियो को शेयर करो एंड हमें बताओ कि सर हाँ कंटिन्यू फटाफट वीडियो लाओ। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।